वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे एक अफसोसनाक ख़बर का जो गुज़िश्ता रोज़ से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, और वो ये है कि जो इरानियन सदर है इब्राहिम रईसी, उनका हेलीकॉप्टर जो था उसका हादसा हुआ और कहा जा रहा है कि वो इस हलाक हो गए इस हादसे में। ये गुज़िश्ता रोज़ हादसा पेश आया और रात बहुत देर से ये कंफर्म हुई बात कि जो हेलीकॉप्टर में सवार लोग थे वो सब जाँ बहक हो गए। हेलीकॉप्टर में 9 अफराद सवार थे। सदर ईरान के भी मौजूद थे और उनके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा और मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर ये भी इस हादसे में मौजूद थे और जाँ बहक हुए हैं। ये हेलीकॉप्टर से जो लोग थे ये एक ट्रैवल कर रहे थे, जब कहा जा रहा है कि जो ख़राब मौसम था उसकी वजह से हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी और वहाँ ये हादसा पेश आया। ऑब्वियसली इस हादसे की जो ख़बर है वो ईरान के लिए तो अफसोसनाक है ही सही, और वहाँ भी अब एक हम पॉलिटिकल ट्रांजिशन देखेंगे, मगर साथ साथ इसका असर ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया पर भी पड़ेगा। कहा यह जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं, कि ईरान के जो नायब सदर हैं उनको फ़ैसला किया है अबूरी सदर बनाने का, और इसका ऐलान जो है वो रहबर आला जो है ईरान के ख़ामेनेई, उन्होंने ख़ुद ये किया है। ट्विटर के ऊपर उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगले 50 दिन में नए सदर का जो इंतखाब है वो भी हो जाएगा। इसी तरह जो डेप्यूटी थे फॉरेन मिनिस्टर के, उनको भी जो मनसब दे दिया गया है। अब यहाँ अहम चीज़ ये है कि दुनिया के बहुत सी जो मीडिया रिपोर्ट्स थी या जो लोग ईरान पे गहरी नज़र रखते हैं उनके हवाले से जो सदर थे उनको एक हार्ड लाइनर समझा जाता था ईरानी जो रजीम है उसमें। अब क्या उनकी हलाकत से और जो आने वाले दिनों में नया इलेक्शन होगा, एक नए सदर इलेक्ट होंगे, क्या उसका क्या फ़र्क पड़ेगा ईरान की सियासत पर और जो इस वक्त खित्ते की सियासत है, क्योंकि जैसे सब देख रहे हैं पूरा जो इस वक्त गल्फ़ और मिडल ईस्ट का रीजन है उसमें भी काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं जावेद हुसैन साहब, साबिक सफ़ीर हैं ईरान में, इन्होंने सर्व किया है। वेलकम टू द शो सर। जी जावेद साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये ईरान के सदर की इस तरह अगर एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से उनकी डेथ हो जाए जैसे कि इस वाक़े में हुई है, तो इरानियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारी व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स के कैसे ऐसी एक सूरत हाल से निपटा जाता है? व्हाट आर द लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वेज फॉरवर्ड? मेरे ख्याल रहबर साहब ने जो ऐलान किया है उनके आइन की प्रोविजंस के मुताबिक है कि जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, वो कायम मुकाम सदर बन जाते हैं और 50 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे इलेक्शन होगा नए सदर के इंतखाब के लिए। तो ये उन्होंने जो ऐलान किया है वो आइन अपने आइनी प्रोविजंस के मुताबिक है। अब सवाल तो ये है कि आइन वो जो इलेक्शन होगा उसके लिए साफ जाहिर है कि ईरान में दो बड़ी अवामी लेवल पे दो कुव्वतें हैं। एक तो कंजर्वेटिव्स हैं जिनके अपने एक दाखिली और खारजा अमूर पे अपने ख्यालात और व्यूज़ और पोजीशंस हैं, और दूसरे हैं जिनको आप प्रोग्रेसिव्स कहते हैं, मॉडरेट्स कहते हैं, जो दो एक डिफरेंट किस्म की अंदरूनी और खारजी पॉलिसीज़ की डिमांड करते हैं। तो मेरा ख्याल में इन दोनों के दरमियान एक इलेक्शन के मौके पर एक बड़ी टसल होगी। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अभी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए हैं उसमें कंजर्वेटिव्स ने बड़ी खासी मेजॉरिटी ली है। तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन जो होगा उसमें भी हमें कोई रेडिकल चेंज नज़र आएगी, इसलिए कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको पहले जो गार्डियन काउंसिल है वो उनकी स्क्रीनिंग करती है। तो उसी वक्त उसी स्टेज पे ऐसे कैंडिडेट्स जिनको वहाँ की जो लेटर से जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इस वक्त जो मुक़्तदर इदारे हैं, जो इदारा है, वो अगर उनको पसंद ना करें तो वो फिर उनको स्क्रीन आउट कर दिया जाता है
तो जो कैंडिडेट्स होंगे वो एक हदूद के अंदर ही रह के अपने ख्यालात का इजहार कर सकेंगे। वो हमें कोई एक्सट्रीम चेंज की तवक्को नहीं करनी चाहिए। अगरचे ये दुरुस्त है कि ये बहुत अफसोसनाक हादसा है, ईरान हमारा एक बरादर मुल्क है और उनकी साथ हमें हमदर्दी हर सूरत हमें उसका इजहार करना चाहिए। मैं ये देख के खुश हुआ हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ईरानी सफारत खाने में इजहार ताज़ियत के लिए गए हैं। ये एक अच्छी मूव किया उन्होंने। और इसके अलावा भी उन्होंने सरकारी तौर पे जो पैगामात हमदर्दी के और ताज़ियत के ईरान को भेजे हैं, वो दीज आर मूव्स इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल सही सर, मगर इसके साथ साथ ऑब्वियसली ईरान का जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन और इज़राइल को लेकर जो एक सूरत हाल हमारे सामने है, उसके अंदर ईरान का भी एक बहुत अहम रोल रहा है अभी तक। क्या उसमें आप कोई तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा अगर इस वक्त ईरान में ये वाक़या हुआ है? मेरा नहीं ख्याल कि ईरान की जो पॉलिसी है, ये खारजा पॉलिसी है, उसमें कोई आप बड़ी कोई रेडिकल चेंज देखेंगे इन द नियर फ्यूचर, इन द फोरसीबल फ्यूचर। इसलिए कि वहाँ पे जो पॉलिसी बनाई जाती है उसमें प्रेसिडेंट का साफ ज़ाहिर है बहुत गहरा उसका असर होता है और उनका रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन जो फाइनल फैसले किए जाते हैं वो रहबर के लेवल पे होते हैं। जो इम्पोर्टेंट जो आपकी पॉलिसी डिसीजंस होती हैं वो दे ट्रेवल ऑल द वे अप टू द रहबर। और जो रहबर जो हैं खामेनेई साहब, अल्टीमेटली वो उन चीज़ों को उनके ऊपर अपना फैसला देते हैं, फिर वो पॉलिसी वही इख्तियार की जाती है। तो और रहबर साहब जो हैं उनकी पावर्स आइन में, ईरानी आइन में इतनी हैं कि वो ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपना उनके पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं, वो जुडिशरी में भी और लेजिस्लेटिव साइड पे भी उनके पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल पोजीशन है ईरान के आइन में, मौजूदा आइन में, वो रहबर साहब के पास है। तो प्रेसिडेंट भी जो हैं वो उनकी मंशा और मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते वहाँ पर। और जो इब्राहिम रईसी साहब थे वो तो वैसे भी उनका कंजर्वेटिव या जो एक क्या कदामत पसंद, आप जो भी उनका तर्जमा करना चाहें, वो कंजर्वेटिव्स कहें, उस ग्रुप से उनका तल्लक था, उस लाइन ऑफ थॉट से उनका तल्लक था। और वो वही लाइन ऑफ थॉट है जिससे खामेनेई साहब का भी तल्लक था। अब ये हो सकता है सर, माफ करिएगा, आप बात काट रही हूँ यहाँ। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स ये भी सामने आई हैं कि लोगों का ख्याल था कि शायद जो सदर साहब हैं इब्राहिम रईसी साहब, वही खामेनेई साहब की भी रिप्लेसमेंट बनते एट सम टाइम इन द फ्यूचर। ये मुमकिन था इसलिए कि खामेनेई साहब की अब उम्र ज़्यादा हो चुकी है और उनकी सेहत के बारे में भी कुछ खबरें हैं कि वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल तो वो अब ये एक एकेडमिक क्वेश्चन बन गया है। अब तो कोई जो नए सदर आएंगे उनके बारे में देखा जाएगा कि वो उस यानी हायर पोजीशन पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। हमें याद रखना चाहिए कि खामेनेई साहब भी एक वक्त पे ईरान के सदर थे, इसी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में। जब खोमेनी साहब रहबर थे तो उस ज़माने में खामेनेई साहब सदर ईरान के थे और उसी पोजीशन में उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया था। मैं 80s की बात कर रहा हूँ। फिर जब वो रहबर बन गए तो रफसंजानी साहब सदर बन गए। तो इसलिए ये इम्कानात में से है कि जो सदर हो वो अगर कोई हालात ऐसे पैदा हों जिसमें रहबर का जो पोजीशन है वो खाली हो जाए तो वो दे मूव्स अप। लेकिन इसके लिए भी वहाँ पर एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है जिसमें 87 मेंबर्स होती हैं, वो रहबर का इलेक्ट करते हैं उसको। और वो बड़ी पावरफुल बॉडी है जो जिसका इलेक्शन अगर मुझे याद पड़ता है, मेरे ख्याल में 7 साल के बाद होता है। और वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जो है अल्टीमेटली डिसीजन उन लोगों ने करना होता है और उसमें ज़्यादा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट में क्लर्जी के लोग ज़्यादा हैं। तो उन्होंने फिर फैसला करना होता है कि कौन जाके मौजूदा जो रहबर हैं उनको रिप्लेस करेगा जब भी वक्त आता है।
फिलहाल मुझे कोई ऐसे आसार नजर नहीं बिल्कुल आते सही। कि खामेनाई साहब जो हैं वो अपना ओहदा वॉलंटरीली छोड़ेंगे या या अगले चंद सालों में। मेरा नहीं ख्याल कि ये होने वाला है। और अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, अभी तो खामेनाई साहब के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है वो एक स्मूथ और तरीके से नए सदर के इंतखाब जो होना है उस प्रोसेस को बिल्कुल सही सर, इस बहुत तरह से बहुत हैंडल शुक्रिया, करें आपने ताकि। हमारे लिए वक्त निकाला। नाज पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो सियासी सूरत हाल है उस पर। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्तान में बाई इलेक्शन हारी है और फिर से वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ब्रिगिंग का, और दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब ने भी गुज़िश्ता दिनों में एक दफ़े फिर शिकायत की जजेस के हवाले से और जो उनका तजुर्बा रहा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। एक तरफ तो हम बाई इलेक्शन का जिक्र करेंगे जो ज़िमनी इंतखाब हुआ मुल्तान में गुज़िश्ता रोज़। NA 148 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोबारा ये सीट जीत ली। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो साहबजादे थे वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। उनके सामने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जनरल इलेक्शन में भी थे उन्होंने ही इस दफ़े कंटेस्ट किया, तैमूर मलिक साहब। मगर इस दफ़े जो जीतने वाला कैंडिडेट था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के दरमियान जो मार्जिन था वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आया। एक तरफ 85,000 के करीब वोट्स थे और दूसरी तरफ तकरीबन 50,000। जबकि जब जनरल इलेक्शन हुआ था तो इन दोनों के दरमियान 104 वोट्स का फ़र्क था। ये इस दफ़े लीड बहुत ज़्यादा है। क्या इसका हम ये मतलब समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं या सपोर्टर्स हैं वो मायूस हो गए हैं, वो अब निकल नहीं रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो निकल भी आएंगे, वोट डाल भी देंगे तो इलेक्शन तो कोई और जीत जाएगा। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे नवाज़ शरीफ साहब का भी। वो एक दफ़े फिर हम कह सकते हैं कि एक्टिव हो रहे हैं पॉलिटिक्स में, पार्टी का सदर बनने का उनका इरादा है। इस हवाले से अब इलेक्शंस भी होंगे जमात में। गुज़िश्ता दिनों में नून लीग की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से उन्होंने ख़िताब किया और उसमें एक दफ़े फिर उन्होंने 2013 से 2017 के हवाले से गिले शिकवे किए। पुरानी 90 की दहाई की भी उन्होंने ज़िक्र किया। उन्होंने इमरान खान साहब का भी जिक्र किया कि किस तरह इमरान खान साहब ने 2013 के इलेक्शन के बाद उनसे ताउन का वादा किया था। बनी गाला की सड़क भी PMLN ने बनवा दी उनके कहने में, मगर फिर वो लंदन चले गए, लंदन प्लान बन गया और उसके बाद धरने हुए और इवेंचुअली नवाज़ शरीफ साहब जो थे वो डिस्क्वालीफाई हुए। मगर नवाज़ शरीफ साहब की जो ये कहानी थी, जो उनके मसाइल रहे हैं पिछले सालों में, उसके ऊपर कुछ तनकीद भी हुई है। वसतुल्लाह खान साहब हमारे कॉलीग हैं, उन्होंने BBC के कॉलम में ये ज़िक्र किया कि मियाँ साहब के भाई वज़ीर आज़म हैं, समधी वज़ीर ख़जाना और नायब माफ़ करिएगा वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म, बेटी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला है। मुश्किल तरीन मुकदमात से वो बरी हो चुके हैं, मगर फिर भी वो खुश क्यों नहीं हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने भी इसी चीज़ को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब 1985 के बाद से हर हुकूमत बदलने की साजिश में शरीक रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो गिला किया नवाज़ शरीफ साहब ने कि जब उनको निकाला गया हुकूमत से तो लोगों ने कोई खामोश रहे, कोई शोर नहीं डाला, तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर मियाँ साहब हर दफ़े लंदन चले जाएंगे तो आवाम किसके लिए निकलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मसाइल जारी हैं। एक तरफ तो जो लीगल कॉम्प्लिकेशन है उन पर हम बात करते ही रहते हैं, मगर जो एक और बहुत इशू है परेशान को, वो ये है कि इस वक्त जो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के अली मीन गंडापुर, उनकी तरफ से बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़। उस पर भी बात करेंगे। इस सारी इशूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए साथ मौजूद है बिलाल अज़हर कयानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है, और हमें ज्वाइन किया है तैमूर मलिक साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, और ये जो बाई इलेक्शन मुल्तान का अभी उन्होंने कंटेस्ट किया। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। बिलाल साहब अगर आप इजाज़त देते तो तैमूर साहब से ज़रा इलेक्शन का पूछे। जी तैमूर साहब,
इलेक्शन हुआ और सर इस दफे तो यही लग रहा है कि जैसे आपके वोटर्स अब निकल नहीं रहे हैं, मायूस हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर, उसका ये ख्याल है कि अब आप लोग इलेक्शन तो जीत नहीं सकते, तो आपके लिए वोट करने की क्या ज़रूरत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर जो है वो मायूस हुआ है, वो पुरअज़म है। और मेरे केस में जो अभी फॉर्म 47 जारी किया गया है, 52,000 के करीब, 52,000 से ज़्यादा वोटर्स ने निकल के मुल्तान की गर्मी में, शदीद गर्मी थी कल, निकल कर एतवार के दिन वोट डाला है। एतवार का दिन मुल्तान में वैसे भी प्राइवेट सेक्टर के लिए छुट्टी का दिन नहीं होता, जुम्मे को लोग ज़्यादा छुट्टी करते हैं, एतवार को काम कर रहे होते हैं। लोग निकले हैं और उन्होंने भरपूर तरीके से वोट डाला है। हाँ, हमें ज़रूर है कि दूसरी तरफ के जो शायद 85,000 के करीब वोट दिखाए जा रहे हैं, उनमें से कितने निकले। और कई पोलिंग स्टेशंस के ऊपर 67% तक टर्न आउट दिखाया गया है फीमेल पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, जहां उनको एक एक पोलिंग स्टेशन से 1400 वोट पड़े हैं। सो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हमारे लिए तो ज़ाहिर है कोई एक्स्ट्रा वोट नहीं डाला गया। 52,000 मुल्तान की गर्मी में बाय इलेक्शन में वोटर निकला है, तो यकीनन ये मायूसी तो नहीं है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का मुल्तान के, जिन्होंने कल निकलकर मेरा और इमरान खान का तैमूर साहब, आप ये मतलब कि तैमूर साहब माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, तो आपके लिए 50,000 के करीब वोटर्स निकल आए, तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी 80,000 के करीब निकल आए होंगे। देखें, बिल्कुल ये यकीन हो सकता था कि उनके लिए कुछ वोटर ज़रूर निकलेंगे, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हुई हैं, प्री पोल भी और पोलिंग डे भी और पोलिंग ख़त्म होने के बाद भी, जिससे तहफ़्फ़ुज़ात भी बढ़े हैं। और ज़ाहिर है हमारे पास कुछ चीज़ें भी सामने आई हैं जिसका हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे। मैं आपको एक पोलिंग स्टेशन का बताता हूँ, 131 का, जहाँ पे इनको पहले शायद 145 वोट मिले थे 8 फरवरी को। अब वहाँ से 1453 वोट मिले, 1453 वोट्स उसी पोलिंग स्टेशन पे। ये कैसे हो सकता है? मतलब 10 गुना ज़्यादा से भी ज़्यादा वोट निकल रहे हैं एक पोलिंग स्टेशन से, अब नॉर्मल बात है। बिल्कुल ठीक सर। अगर आप इजाज़त दें तो यहाँ बिलाल साहब को भी इस गुफ्तगू में मैं शामिल करूँ। बिलाल साहब, वैसे इलेक्शन पे तो भी बात करते हैं, बट सर लगता है आपने तो मुल्तान सारा का सारा उठा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिया। आप लोगों ने तो मतलब कि नॉट माई टेरिटोरी वाली कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना डर पीटीआई से? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आरफा साहब अपने शो में दावत देने का। देखिए, ऐसा नहीं है, हमारे लोग काफ़ी सीट्स पे कंटेस्ट किए। यकीनन मुल्तान से हमारे वो नताइज नहीं आए इस दफ़ा जनरल इलेक्शंस में जो हम चाहते थे। और सर अब तो आप चाह ही नहीं रहे। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है जी। तो देखिए, मगर यकीनन आप कह लें कि हुकूमत की फॉर्मेशन के बाद पीपल्स पार्टी के साथ जो हमारे मामलात रहे हैं, उसके अंदर अब आपने देखा है कि चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस हों, चाहे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हों, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस हों, इन सब चीज़ों के अंदर हमारा उनके साथ एक पार्टनरशिप चल रही है। तो इस दफ़ा मुल्तान के इलेक्शन में भी यकीनन हमने ये उसका हिस्सा रहा है और उसका नतीजा आपके सामने। बाकी जो मैं तैमूर साहब की बात सुन रहा था, मुझे तो उनकी बातों में कोई ऐसा कोई वाज़े कोई इल्ज़ाम, टू बी फेयर टू हिम, उन्होंने भी जो बात की उसमें कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि उनका ख्याल है एक पोलिंग स्टेशन पे रिजल्ट इतने डिफरेंट किस तरह हो सकते हैं, जो मेरे ख्याल से अगर आप लोकल डायनामिक समझते हो तो हो भी जाते हैं। अगर 2-3 ग्रुप से पोलिंग स्टेशन में प्रोमिनेंट हों, पहले आपके साथ हों, फिर अगर आपके तो अपने कैंडिडेट शायद इस दफ़े जो रिपोर्ट्स आ रही थी ग्राउंड से वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, देखिए, वो मुझे नहीं पता जी। आई एम नॉट अवेयर कि कौन से बंदे थे। हो जाता है जी कभी कभी पार्टी के अंदर कुछ लोग किसी वजह से अगर नाराज़ हों तो पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ भी जाते हैं, और ये होता है बड़ी जमातों में। और जब होता है फिर पार्टीज उस पर एक्शन भी लेती हैं। तो मेरे इल्म में नहीं है जी, ऑनेस्टली आई डोंट नो आप किन की बात कर रही हैं। कि अगर कोई ऐसा है तो यकीनन पार्टी उनके खिलाफ एक्शन भी लेगी। तो मगर जी ऐसी बात नहीं है जो आप मुल्तान के बारे में कह रही है। मुल्तान हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भी और आगे रहेगा भी जमात के लिए। अच्छा, आपके किधर इस NA48 में आपके कैंडिडेट कौन रहे? नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, देखिए इस दफ़ा तो अभी हमारी एक चल रही है जी, नाम याद है आपको? नहीं, देखिए सर नाम बताए ना, कौन थे आपके NA48? वहाँ से हमारे काफ़ी लोग हैं, गफार डोगर साहब हैं, दीगर हमारे वहाँ के कैंडिडेट्स हैं। NA 148 से मुझे अभी ऑफ द टॉप माय हेड नहीं था, ना ही मेरा ख्याल है जी
हमने पीपल्स पार्टी को के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, हुकूमत बनने के बाद हमारा उनके साथ एक पार्टनरशिप का सिलसिला चलता रहा। मगर खैर, आपने एक दो बातें आपने स्पेसिफिकली मुल्तान का पूछा, आपने कुछ और बातें इंटरव्यू में की थी, जब आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। कम बैक सर, यहाँ मुझे ब्रेक लेना है। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, राइट बैक, और फिर हम अपने दो मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं बिलाल अजहर कियानी साहब से और तैमूर मलिक साहब से, और उनसे बात कर रहे हैं ओवरऑल सियासी सूरत हाल पे। तैमूर साहब, ऑब्वियसली इस्लामाबाद में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कोई इत्तलात आ रही हैं इस्लामाबाद के इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से, वो तो शायद आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। क्या इस दफ़े का भी ये बाई इलेक्शन के रिजल्ट पे आप कुछ लीगल कार्रवाई करने का सोच रहे हैं? आपकी जो वीडियोस गुज़िश्ता रोज़ हमने देखी, उनमें तो काफ़ी आप गुस्से का इजहार भी कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखें, मैं एक कानूनदान हूँ, जाहिर है कानून के दायरे में रहते हुए जो कुछ हमारा हक बनता है हम वो करेंगे। आपने बात की ये कल के इलेक्शन की। देखें, उस इलेक्शन से पहले चेयरमैन सेनेट जो हैं, वो जो मुखालिफ कैंडिडेट के वालिद हैं, वो सर्किट हाउस मुल्तान बैठे रहे हैं पूरा ये अरसा, और वहाँ बैठ के मीटिंग्स में लोगों को, हल्के के अवाम को मिल के उनको नौकरियों के और काम के वादे करते रहे, और उनकी उन सारी मुलाकातों की खबरें अगले दिन मुल्तान के अखबारों में भी छपती रहीं। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को उसकी भी रिटन कंप्लेंट की, आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कल और भी बहुत सारे वाक़यात हुए, हमने उसके भी कंप्लेंट्स की। आपने शायद देखा मीडिया पे कि मुझे रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के करीब भी नहीं जाने दिया गया, और ना मेरे चीफ पोलिंग एजेंट को सर, तो अब आप क्या इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज करेंगे काउंटिंग के हवाले से, जो आपकी शिकायत रही कि आपको आरओ ऑफिस में नहीं जाने दिया गया? जी, इन चीज़ों को बिल्कुल चैलेंज करेंगे, और जो अब फॉर्म 45 जो सामने आ रहे हैं और उनके ऊपर ये जो एबनॉर्मल रिजल्ट्स कईयों पे शामिल हमें नजर आ रहे हैं, वो देखिए, गिलानी साहब ने पिछली दफा 68,000 वोट लिए, और उनके बेटे ने ज़िमनी इंतखाब में ये कह रहे हैं कि 85,000 वोट्स ले लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आएंगी, और हम एक डिटेल तरीके से जाएंगे। मैं ये भी बताता चलूँ, मेरा जो पिछला इलेक्शन पिटिशन है जो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ 104 वोटों वाली, वो भी 6 तारीख को लगी हुई है, 6 जून को। वो मामला भी चल रहा है, हमने विड्रॉ नहीं की कोई चीज़। बाकी कैंडिडेट्स के भी मामले चल रहे हैं। मैं उस सारे ग्रुप को कोऑर्डिनेट भी कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन पिटिशन दायर की हुई हैं, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, और लेकिन इनका फायदा भी जरूर होगा, और इंशाल्लाह हमें सीटें भी काफ़ी मिलेंगी। बिलाल साहब, ये इलेक्शन की तो बात करेंगे ही सही, पर मुझे बताएं सर, नवाज शरीफ साहब की तकरीर गुज़िश्ता दिनों की, कोई आपको इलेक्शन में ये पिछले अपने जो आपके दुख हैं, ज़्यादतियाँ हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बट मियाँ साहब जो हैं वो अभी तक वहीं फंसे हुए हैं सर। यू स्टक, नॉट ओनली इज द पार्टी स्टक इन द पास्ट, सो इज द लीडर। नॉट एट ऑल। देखिए, बात ये है, नॉट एट ऑल। मैं आपको देखिए, देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू दिस। द सेंट्रल वर्किंग कमेटी मीटिंग, पार्टी के तकरीबन 150 लोग हैं जो पाकिस्तान के सारे हिस्सों से हैं और नवाज शरीफ साहब के पुराने साथी हैं। ही वाज टॉकिंग टू हिज फैमिली एंड which he was meeting for the first time in that room इस तरीके से since he had returned to Pakistan। तो देखिए, CWC का हमारा पहला इजलास था और 2000 जिस सदारत पे से उनको हटाया गया था, वो सदारत भी उसी 2017 की सारी साजिश के नतीजे में ही उनसे ली गई थी। तो देयर वाज अ कॉन्टेक्स्ट टू दिस एंटायर मीटिंग एंड द पीपल ही वाज स्पीकिंग। बात सुने सर, आपकी फैमिली की अगर मीटिंग थी और फैमिली की आपस की गुफ्तगू थी, तो फिर आप उसको टेलीकास्ट क्यों करते हैं? आप उसको फिर पब्लिसाइज क्यों करते हैं? वो भी हकीकतें हैं और बिल्कुल तल्ख हकीकतें हैं जो बिल्कुल हमारा हक है, और नवाज शरीफ साहब का हक है। तो सर, आपको सिर्फ ये तल्ख हकीकतें याद हैं, पर जैसे कि बहुत से लोगों ने जिक्र किया कि आपको वो तल्ख हकीकत क्यों नहीं याद रहती जिसमें आप लोग दूसरों के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनते हैं? 1990 के इलेक्शन में आप पावर में कैसे आए? देखिए, बात यह है, नवाज शरीफ साहब, हमारी जमात का एक वहाँ पे मीटिंग थी, नवाज शरीफ साहब ने जो साजिश हुई जिसके नतीजे में मुल्क को नुकसान हुआ, उसकी बात की। ना वो कोई टॉक शो था, ना वो कोई डिबेटिंग फोरम था। नवाज शरीफ साहब ने एक बात की, अपनी पार्टी से की, अपनी आवाम से की, अपने वोटर से की, और बिल्कुल वो उनका हक है। जहाँ तक बात है मुल्क के मसाइल की बात की, तो आज अगर देखिए, अगर आज वफाक में और सूबे में
हैं, जो हुकूमतें हैं, वो नवाज शरीफ साहब की नामजद वज़ीर आज़म वज़ीर आला की हैं, उनके भी जो इश्यूज़ आते हैं नवाज शरीफ साहब एट आर्म्स लेंथ उनको भी रिव्यू भी करते हैं, उसका जायज़ा भी लेते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग इन द डे टू डे गवर्नेंस। तो ऐसा नहीं है कि आगे के मामला को नहीं देख रहे, वो भी देख रहे हैं, मगर ये बात इस मीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में उस दिन के लिहाज से बिल्कुल मुनासिब भी थी और ज़रूरी भी थी। मेरा ये सवाल नहीं था, मैंने ये कहा कि आपको तल्ख हकीकतें अपनी याद रहती हैं, आपको ये क्यों नहीं याद आता जब आप लोगों के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनते हैं और आपकी बेशक फैमिली की मीटिंग हो, बट इफ यू पब्लिसाइज इट तो सवाल तो ये बनता है। ये मैंने नहीं पूछा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपने पूछा ना कि वो ये बातें क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको उसका जवाब मैं आपको सर यही तो पूछ रही हूँ ना कि जब आप ये बात 90 की दहाई में और फिर 80 की दहाई में क्या बात, और आपको अच्छा चले सर, मुझे नहीं पता विच अच्छा आपको नहीं पता सर, आपको अच्छा आपको नहीं सर, अब आपको पता नहीं है सर, नहीं व्हाट यू कांट डू इज नहीं सर आपको पता नहीं है जी, नहीं देखिए, आई मीन यू आर अ पॉलिटिशियन सर, यू डू नॉट नो कि आपके 90 के इलेक्शन में पाकिस्तान में क्या हुआ था। नहीं, गुजारिश ये है, हाउ इज इट एट ऑल रेलेवेंट टू द मीटिंग इन द स्पीच दैट ही मेड। CWC के मैं आपसे पूछ सकती हूँ हाउ इज व्हाट हैपेंड इन 2013 रेलेवेंट। नहीं देखिए, आप ये नहीं कर सकते, आपने ये तो बात की, आपने वो 10 बातें क्यों नहीं की भाई? जो बात की उनकी तकरीर है, देयर इज अ टॉपिक ही वांटेड टू स्पीक अबाउट, ही स्पोक अबाउट इट। नाउ यू कैन ईदर एग्री विद इट और डिसएग्री विद इट। आई एग्री विद इट एज अ वर्कर, ही हैड द राइट टू से इट। अच्छा चले तैमूर साहब से, तैमूर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तल्ख हकीकतें और जो साजिश बिलाल साहब कह रहे हैं आपकी उनकी पार्टी के खिलाफ आपके लीडर ने की? नहीं, वो उसके बेनिफिशियरी थे, की किसी और ने। सर 2022 की भी फिर साजिश है। हाँ देखिए, बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कि इस साजिशों की बातों से निकलकर किसी और तरफ चलना चाहिए। मैं अब ये 4 महीने में 2 दफ़ा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ ली है और लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जी आप क्या मायूस हैं? ज़ाहिर है अफसोस तो होता है, लेकिन क्या आप हिम्मत हार देंगे? तो मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं हारूंगा। और मैं यही समझता हूँ कि बिलाल जैसे लोग भी और दूसरे भी जो इस सिस्टम में आ रहे हैं, चल रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम माजी की चीज़ों में, वो चाहे मेरा कल का इलेक्शन हो, हम इस पर फंस जाएं। ये हमारा मुल्क है। बिलाल और मैं और हमारे जैसे कई लोग बाहर से बड़ा कुछ छोड़ के वापस पाकिस्तान आए हैं, किसी उम्मीद से आए हैं, किसी मुल्क की बेहतरी के लिए आए हैं। हम ये चाहते हैं कि निज़ाम आगे चले। सो जो हुआ है उन सब का शायद ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन तो होनी चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं उनका एहतसाब भी होना चाहिए, लेकिन आगे क्या करना है, मतलब मुल्क को किस तरफ लेके चलना है? मेरा तो ये सवाल कि मुल्क जाएगा। बिल्कुल सही बिलाल साहब, वेरी क्विकली आगे कैसे जाना है? जो बात तैमूर साहब ने किया ना, ये भी राना साहब सर उसका जिक्र भी कर रहे हैं अपने इंटरव्यूज में, आगे चलने का। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं एक पिछले हफ्ते की कौमी असम्बली में एक वाक़या हुआ जो नाखुशगवार था। जरताज गुल साहिबा जिसमें इन्वॉल्व थी जी, शी इन फैक्ट वाज द विक्टिम ऑफ दैट इंसिडेंट। और उसको जिस तरीके से दोनों साइड्स ऑफ द हाउस ने डील किया ना जी, मैच्योरिटी के साथ, टेम्परेचर्स भी कम हुए और उसी दिन उस मामले को सुलझाया भी गया। और स्पीकर साहब का भी कलीदी किरदार था, एंड आई वाज अ विटनेस टू इट कि किस तरह वो मामला इवेंचुअली उसको क्लोज किया गया स्पीकर साहब के चेंबर में। दोनों साइडों से ट्रेजरी और अपोजिशन के दीगर लोग मौजूद थे। जरताज गुल साहिबा ने भी बहुत ही मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने वहाँ पे इस मामले को डील किया। तारिक बशीर चीमा साहब ने भी माफ़ी मांगी। बात करने का मकसद ये है कि एक ज़ाती इशू हुआ जिस पे टेम्परेचर्स काफ़ी राइज़ किए और उसको सब ने मिल के बड़े अच्छे तरीके से डील किया। यही कौमी असम्बली है, यही पार्लियामान है, यही लोग हैं जो कल कौमी इश्यूज के ऊपर भी यही रवैया अगर रखें तो वी कैन डेफिनेटली फाइंड अ वे फॉरवर्ड। कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की कोई जरूरत नहीं, होना चाहिए। नहीं देखिए, इन द पास्ट तो यकीनन जहां पे भी वायलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई हैं, यकीनन जी उसका अजाला होना चाहिए। मगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ पाथ फॉरवर्ड की। आपने राना साहब की बात की, मेरे लिए वो बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट थी एज अ मेंबर ऑफ दैट असेंबली के, और मैं अगेन दोनों साइड्स को बराबर की दाद मिलती है। एंड फॉर मी इट वाज वेरी वेलकम। इट्स एन आइस ब्रेकर ऑलमोस्ट, जो आई थिंक बुनियाद बनेगा आगे पार्लियामान के अंदर आवाम के इश्यूज के ऊपर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस का, आवाम के मसाइल की सोल्यूशंस का। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक शायर अहमद फराद का जो मिसिंग है और उनका आज केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना गया। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे लापता शायर अहमद फराद साहब का। वो लापता है कुछ दिनों से और आज इसी हवाले से उनकी बेगम की तरफ से जो पिटिशन दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने ये दरख्वास्त सुनी
और जैसे प्रोसीडिंग्स चली तो उस पर उन्होंने कुछ सख्त रिमार्क्स भी पास किए एजेंसीज़ के हवाले से और इदारों के हवाले से। उन्होंने एक वक्त में कहा कि एजेंसीज़ ये मुल्क चलाएंगी या कानून के मुताबिक मुल्क चलेगा। ये उनके रिमार्क्स जो थे और जिस तरह समाअत चली उसके बाद जो वज़ीर कानून हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना मौक़िफ़ पेश किया और कहा कि इस तरह की गुफ्तगू से परहेज़ ही करना चाहिए। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक असद साहब, सहाफ़ी हैं डॉन न्यूज़पेपर इस्लामाबाद से। वेलकम टू द शो सर। जी असद साहब, क्या हुआ आज कोर्ट में? बहुत सख्त रिमार्क्स लग रहे हैं जज साहब के। जी देखिए, इसका कोई थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है। तो ये तो केस के हवाले से तो आपने टिकर चिकर मुख्तलिफ चैनल पे चलते ही रहे। आज उन्होंने कुछ ये भी कहा था कि DGI का बयान कलम बंद करें, फिर सेक्टर कमांडर का उसको तफ्तीशी अफसर, अब वो पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा है, उसको कहते हैं वो DGI के। सर तो बात यहाँ पहुंची कैसे, जरा हमें ये तो समझाए ना कि हाउ डिड द इशू गेट टू दिस पॉइंट? वो जो अहमद फरहाद है उनकी अहलिया ने कहा जी कि कोई उनको कॉल आई थी और उन्होंने दो बंदे को बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि आप अगर ये पिटीशन वापस ले लें तो हम आपके जो शोहर हैं अहमद फरहाद उनको वापस भिजवा देते हैं। ठीक है। तो इस दौरान जो है वो जज साहब के रिमार्क्स वगैरह आते रहे कि भाई वो जो एजेंसीज़ के हवाले से उन्होंने जो बातें आपने बताई उन्होंने की, और साथ में ये भी कहा कि ये एजेंसीज़ जो हैं ये अगर किसी शख्स को उठाना है तो उसको कोई लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, ऐसे तो नहीं आप किसी को उठा के ले जाएंगे। तो फिर जो वक्फा हुआ, वक्फे के बाद फिर ये केस दोबारा टेकअप हुआ। वजारत दिफा जो है उनकी रिपोर्ट आ गई कि भाई हमारे उनके जो मातहत जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी कस्टडी में नहीं है। तो जिस पे उन्होंने फिर कल का दिन रखा। उन्होंने कहा जी सेक्रेटरी इंटीरियर और सेक्रेटरी जो डिफेंस है वो पेश हों। इसमें आप देखें कि ये जो मामला है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मुख्तसर सा मैं बताऊं कि जो 6 जजेस का ख़त आया वो था जिसमें मोहसिन अख्तर कैनी जो है उनमें सबसे सीनियर जज थे, और उसके बाद से फिर जो डेवलपमेंट चली हैं, इनकी मीटिंग भी हुई अंदर, और उसमें ये डिसाइड हुआ था, जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी, कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनको यहाँ पे इंटरफेरेंस कम की जाएगी। तो गुज़िश्ता को 2-3 दिन पहले वो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग जो हैं जो कि वहाँ पर डिप्यूट होते हैं उनका कोर्ट रूम्स में दाखिला भी बंद किया गया। और अच्छा, वो तो सर बैकग्राउंड है ही सही मेरे ख्याल में, बट वी नीड टू फोकस। अब मुझे बताएं कि ऑब्वियसली आज समाअत हुई, पहले जज साहब ने 3 बजे का वक्त दिया। ये किस्सा सुन के कि फ़ोन आया, फ़ोन पे कहा गया फैमिली को कि आप रिक्वेस्ट वापस ले लें, वो वापस आ जाएंगे, फिर भी वो शायर जो है वो वापस नहीं आए। 3 बजे का वक्त दिया गया। 3 बजे फिर पुलिस के पास, एजेंसीज के पास, किसी के पास कोई इत्तला नहीं है। तो सर अब ये भी तो एक बहुत बड़ा इशू है। एक तरफ हमारी रियासत हमें कहती है कि इल्ज़ाम कोई ना लगाए, मगर लोग गायब होते चले जा रहे हैं और ना पुलिस आके बताने की कोशिश करती है कि वो कहाँ है, ना खोज लगाने की कोशिश करती है, ना एजेंसीज। तो सर ये भी तो प्रॉब्लमैटिक है। तो अब व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग टुमारो? अब मेरा तो ख्याल है कि शायद कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सेक्रेटरी डिफेंस जो है उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि हमारे पास तो नहीं है। सेक्रेटरी इंटीरियर जो है उनको भी बुलाया गया, और उनको इस वजह से बुलाया गया है कि जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो तो पुलिस की है ना, कि आपने जो है वो किसी के जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है वो उसका। इस पर जस्टिस सतर मिनल्ला जो है उन्होंने बड़ी अच्छी जजमेंट एक दी हुई थी माहिरा साजिद के केस में, कि अगर कोई शख्स लापता होता है तो वहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो मुतलका पुलिस अफसरान पे होगी। उन्होंने एक कंपनसेशन भी जो है वो लापता अफराद के लिए वो उन्होंने उसमें मुकर्रर की थी। अब कल अगर ये सेक्रेटरी इंटीरियर भी हैं वो भी अगर यही कहेंगे, और उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस जो है उन्होंने तो ऑलरेडी वो दे दी है रिपोर्ट कि भाई हमारी कस्टडी में नहीं है, तो उसके बाद अदालत ने जो है वो ये इंदिया दिया था कि हम वज़रा को भी बुलाएंगे और वज़ीर आज़म को भी बुलाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो काबीना की मीटिंग हम हाई कोर्ट में करेंगे, जिसके ऊपर आज़म नज़ीर तारड़ हैं उन्होंने काफ़ी देर भी थोड़ी देर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उसमें उन्होंने जो है वो सजेस्ट किया है जज साहब को कि वो ज़रा तहम्मुल मिजाजी से काम लें। और क्योंकि जो उनका जो कोर्ट का आर्डर आता है वो तो तकरीबन होता है वो तकरीबन आधे सफ़े का, लेकिन जो रिमार्क्स होते हैं वो 5-6 सफ़ों के जो हम मतलब लिखते हैं जी, वो काफ़ी ज़्यादा सफ़ात पे होते हैं। तो वो अब मेरा नहीं ख्याल कि कल इस हवाले से कुछ आप डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करें, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जी नाज़रीन, आज ना ही वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।